1968 में नौजवान आइरिस और उसके मंगेतर पॉल स्काईव्यू रेस्टोरेंट की ओपनिंग में जाते हैं। पॉल वहीं आइरिस को प्रपोज करता है और उसकी उंगली में इंगेजमेंट रिंग पहनाता है। ठीक उसी पल आइरिस कुछ डरावना देखती है। ऊपर खड़ा एक लड़का नीचे की तरफ एक सिक्का फेंकता है। ऐसा लगता है जैसे खुद मौत ने उस सिक्के पर फूंक मारी हो, जो उसे सीधे वेंटिलेशन शाफ्ट में ले जाती है। सिक्का अंदर लगे पंखे में फंस जाता है और पंखा तुरंत रुक जाता है। उधर पावर के अंदर लोग शीशे के फ्लोर पर खड़े होकर मजे से डांस कर रहे होते हैं, जबकि उनके पैरों के नीचे लगे कांच में तेजी से दरारें बढ़ रही होती हैं और किसी को खबर भी नहीं। जैसे जैसे आइरिस और पॉल ठीक बीच वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नीचे लगे लोहे के सपोर्ट अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं। बोल्ट एक एक करके टूटने लगते हैं। अचानक फंसा हुआ सिक्का पंखे की ब्लेड तोड़ देता है और वो ब्लेड उड़कर गैस पाइप पर जा लगती है। जैसे जैसे डांस चलता रहता है, दरारें चौड़ी होती जाती हैं और गैस हवा में रिसने लगती है। आइरिस को चारों तरफ से बहुत अनहोनी महसूस होने लगती है। अचानक पॉल के पैरों के नीचे का शीशा टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। लोग एक एक कर गिरने लगते हैं और जान बचाने के लिए लोहे की बीमों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। नीचे ग्राउंड स्टाफ डर के मारे भागने लगता है। पॉल किसी तरह नीचे लगे मजबूत शीशे के पैन को पकड़ लेता है। आइरिस मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं आता। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, फिर भी उसका हाथ छूट जाता है और पॉल नीचे गिर जाता है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। एक औरत आग की लपटों में घिरकर गैस लीक वाले हिस्से की तरफ भागती है और उसी पर जबरदस्त धमाका हो जाता है। जो लोग समय पर भाग नहीं पाते वहीं मारे जाते हैं। आइरिस किसी तरह आग से बचकर निकलती है। स्टाफ बाकी बचे हुए लोगों को चिल्लाकर कहता है कि तुरंत इमारत खाली करो। वही लड़का जिसने सिक्का फेंका था सबसे आगे भागता हुआ सबको रास्ता दिखाता है। घबराई हुई भीड़ इमरजेंसी एग्जिट की ओर भागती है, लेकिन मौत ने ये प्लान भी पहले से बना रखा होता है। वॉकवे अचानक ढह जाता है और उसमें दाखिल होने वाले सब लोग मर जाते हैं। चमत्कारिक रूप से वही लड़का फिर भी सही सलामत बच निकलता है। जो बचे होते हैं वो जान बचाने के लिए लिफ्ट की ओर भागते हैं। एक बूढ़ा आदमी धक्का देकर आइरिस को पीछे कर देता है और आधा लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है। ओवरलोड की वजह से लिफ्ट गड़बड़ा जाती है और बूढ़े को बुरी तरह कुचल देती है। आइरिस दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन तनाव और सदमे का असर उसकी प्रेगनेंसी पर पड़ने लगता है। उसे अचानक एहसास होता है कि चीजें तिरछी सरक रही हैं और ऊपर की छत में दरारें पड़ रही हैं। खतरा भांपकर वो जल्दी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। बाकी लोग इतने खुशनसीब नहीं होते। फर्श बीच से फटकर तेज ढलान बना देता है और लोग फिसलते हुए नीचे लगे मजबूत शीशे पर जा गिरते हैं। एक औरत सोचती है कि वो बच गई है, लेकिन ऊपर नजर उठाती है तो देखती है कि एक पियानो खतरे की तरह ऊपर टंगा हुआ हिल रहा है। मौत एक बार फिर खेलती है। एक सिक्का गिरता है, पियानो हिलता है और उस औरत पर आ गिरता है। अब तक उस ग्रुप के लगभग सब लोग गिर चुके होते हैं। वही सिक्का फेंकने वाला लड़का मुस्कुरा रहा होता है, खुद को बचा हुआ समझकर, लेकिन पियानो अंत में उसी के ऊपर आ गिरता है। आइरिस पॉल की मौत पर रो रो कर बिखर जाती है। तभी उसकी नज़र एक और छोटे लड़के पर पड़ती है जो खतरे में होता है, और वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने दौड़ पड़ती है। उसी समय ऊपर की पूरी इमारत भरभरा कर गिरने लगती है। आखिरी सेकंड में आइरिस लोहे के एक टुकड़े को पकड़ लेती है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो पता चलता है कि उसे बचाया उसके हाथ ने नहीं, पॉल की एंगेजमेंट रिंग ने किया था, जो स्टील की रॉड में अटकी हुई थी। ये सहारा ज्यादा देर नहीं टिकता और अगले पल आइरिस आग की लपटों में नीचे गिर जाती है। कट टू, क्लास में बैठी स्टेफनी बुरे सपने से चीख कर उठती है। ये कोई साधारण सपना नहीं था। 2 महीने से वो बार बार यही सपना देख रही थी। वो अपनी रूममेट को सब बताती है। सपने में जो औरत बार बार दिखती है उसका नाम आइरिस होता है, वही नाम जो स्टेफनी की नानी का है। लेकिन स्टेफनी ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं और उसे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। रूममेट उसे समझाती है कि घर जाकर इस बारे में पता करो, शायद सपने बंद हो जाएं। घर पहुंचकर स्टेफनी अपने पिता मार्टी से आइरिस के बारे में पूछती है। मार्टी थोड़ा असहज हो जाता है, चेहरा उतर जाता है, लेकिन ऊपर ऊपर से मुस्कुराकर बात टाल देता है। उसी समय स्टेफनी का छोटा भाई चार्ली बताता है कि वो अपने कजिन्स के घर जा रहा है। स्टेफनी तुरंत तय करती है कि वो भी साथ जाएगी। निकलने से पहले मार्टी सख्त लहजे में कहता है कि वहां जाकर आइरिस का जिक्र मत करना। इससे स्टेफनी को और भी शक होने लगता है। आखिर आइरिस के साथ हुआ क्या था? अगर सपने वाली औरत सच में आइरिस है और उसके साथ कुछ भयानक हुआ था, तो उसकी माँ कहाँ से आई?
कजिन्स के घर पहुंचकर स्टेफनी सीधे अपने अंकल हावर्ड के पास जाती है। वो अपनी माँ डार्लिन के बारे में पूछना चाहती है। हावर्ड घबरा जाता है और बात घुमा देता है, लेकिन जैसे ही स्टेफनी सपने में देखे हुए जगह का नाम लेती है, स्काई व्यू रेस्टोरेंट, हावर्ड और उसकी पत्नी ब्रेंडा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्टेफनी जवाबों के लिए जोर देती है, कजिन्स भी जिज्ञासा से जुड़ जाते हैं। आखिरकार वे बताते हैं कि आयरिस मरी नहीं थी, लेकिन मानसिक रूप से टूट गई थी। उनके लिए वो प्रैक्टिकली मर चुकी थी। स्टेफनी चाहती है कि वो खुद आयरिस से मिले ताकि शायद उसके डरावने सपने रुक जाएं। हावर्ड झुल्लाकर बताता है कि पिता की मौत के बाद आयरिस पूरी तरह अपना संतुलन खो बैठी थी। उसने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया, घर में बंद रखा और हमेशा डर में जीती थी कि उसके बच्चे मर जाएंगे। आखिरकार पुलिस को दखल देना पड़ा और आयरिस को उनसे अलग कर दिया गया। उसके बाद भी आयरिस दूर से उनके फॉस्टर केयर का पीछा करती रही। जब हावर्ड और ब्रेंडा के अपने बच्चे हुए एरिक, जूलिया और बॉबी, तो आयरिस उन्हें डरावने खत लिखने लगी। उन खतों में मौत की तस्वीरें, खून और भयानक चेतावनियां भरी होती थीं। तंग आकर वो सब दूर किसी और शहर में चले गए और आयरिस से हर रिश्ता तोड़ दिया। स्टेफनी उन खतों को देखना चाहती है, लेकिन हावर्ड और ब्रेंडा मना कर देते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद ब्रेंडा चुपके से उसे बता देती है कि वो खत कहाँ छुपाए गए हैं। स्टेफनी उन्हें ढूंढती है और जो कुछ उनमें देखती है उसे देखकर हिल जाती है। खतों में लगी तस्वीरें ठीक वैसी ही होती हैं जैसी वो अपने सपनों में देखती आई है। इसका मतलब सपने शायद सच हैं। जवाब ढूंढने के लिए वो अकेले कार्ड लेकर आयरिस को खोजने निकल पड़ती है। दिए गए पते के सहारे वो पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पहुंचती है, जहां पर एक सुरक्षित सा ठिकाना होता है। दरवाजे पर इंटरकॉम से बात होती है। आयरिस उसे तुरंत लौट जाने को कहती है, लेकिन जब स्टेफनी कहती है कि वो उसकी नातिन है, तो आयरिस उसे अंदर आने की इजाजत देती है, लेकिन पहले जेबें खाली करने को कहती है। भारी दरवाजा खुलता है। अंदर हर तरफ अजीब अजीब चीजें लगी हैं। छत पर भी नुकीले स्पाइक्स लगे हैं। आयरिस बताती है कि ये सब नजर ना आने वाले खतरों से बचाव के लिए है। स्टेफनी धीरे धीरे भीतर बढ़ती है। आयरिस घबराकर उसे जल्दी से दरवाजा बंद करने को बोलती है। तभी बाहर एक फायर एक्सटिंग्विशर गिरता है। आयरिस उसे कुछ भी छूने से रोकती है, कुछ भी मौत का जाल हो सकता है। आखिरकार जब वो अपनी नातिन के सामने देखती है तो उसके चेहरे पर असली मुस्कान आती है। वो स्टेफनी से उसकी माँ डार्लिन के बारे में पूछती है। स्टेफनी बताती है कि वो 10 साल से अपनी माँ से अलग है और उसे नहीं पता कि डार्लिन अब कैसी है। स्टेफनी अपने सपनों के बारे में पूछती है। आयरिस बताती है कि वो महज सपना नहीं, भविष्य की झलक है। वो भी एक समय भविष्य देख चुकी थी। उसने भी एक बड़ी तबाही पहले से देखी थी। वो बताती है कि कैसे वो पॉल के साथ स्काई व्यू रेस्टोरेंट की सबसे ऊपर छत पर थी। किसी औरत की टोपी उड़ जाती है। एक लड़का सिक्का फेंकने की जिद करता है। सिक्योरिटी उसे रोकती है, फिर भी वो उसे जरूर फेंकना चाहता है। ठीक उसी समय पॉल उसे प्रपोज करने वाला होता है। आयरिस को अचानक आभास होता है कि पूरी इमारत गिरने वाली है और सब मर जाएंगे। पॉल को सब कुछ समझाना बेकार जाता है, तो वो सीधे उस लड़के के हाथ से सिक्का छीन लेती है। वो ट्रिगर जो बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू करता। वो तेजी से नीचे भागती है, एक सुलगते हुए गमले को हटाती है, अंदर डांस कर रहे लोगों के बीच से गुजरकर माइक पकड़ती है और सबको जमीन की तरफ देखने को कहती है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों की नज़र टूटते हुए कांच पर पड़ जाती है। उस रात कई लोगों की जान बच जाती है और वो बिल्डिंग नहीं गिरती। रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। आयरिस ने तबाही रोक दी थी, लेकिन मौत अपना प्लान बर्बाद होने पर खुश नहीं थी। सालों बाद वही मौत एक एक करके उस रात मौजूद हर इंसान के पीछे लौट कर आती है, जिनमें पॉल भी शामिल था। आयरिस धीरे धीरे मौत के पैटर्न को समझने लगती है और सालों तक हादसे रोकती रहती है, लेकिन अब मौत ने उसे भी पकड़ लिया है। उसे कैंसर हो गया है। स्टेफनी से बात करते करते एक पल के लिए आयरिस अपनी चौकसी कम कर देती है। खिड़की से आती धूप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से टकराकर धातु की ट्रे पर गिरती है, फिर वहां से प्रतिबिंबित होकर रस्सी पर जा पड़ती है। रस्सी हल्की हल्की सुलगने लगती है। आयरिस को शक होता है। वो मुड़कर देखती है और मौत की ये चाल पकड़ लेती है। वो तुरंत मैग्नीफाइंग ग्लास को हटाकर इस जाल को तोड़ देती है। आयरिस मानती है कि स्टेफनी के सपने इस बात का संकेत है कि शायद उसने भी वही गिफ्ट विरासत में ले लिया है। वो चाहती है कि स्टेफनी वही रुके और ये सब सीखना शुरू करे, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वो बताती है कि उसने 20 साल से घर के बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन स्टेफनी रुकना नहीं चाहती। उसे कॉलेज और अपनी जिंदगी में वापस जाना है। आयरिस उसे चेतावनी देती है कि अब मौत उनके पूरे खानदान के पीछे पड़ेगी, लेकिन स्टेफनी इसे बस बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर देती है। आयरिस उसे जाते जाते किताब जरूर लेने को कहती है। जैसे ही स्टेफनी दरवाजे की ओर बढ़ती है, आयरिस को अचानक एक और विजन आता है। हवा, कंपस, कुछ ट्रिगर जैसी चीजें। उसे एहसास होता है कि अगर वो खुद अब बाहर निकली तो मर जाएगी, लेकिन अपनी नातिन की सुरक्षा के लिए वो जान की परवाह न करते हुए दरवाजे से बाहर निकलती है। किताब स्टेफनी की बाहों में धकेल देती है और कहती है कि ये किताब उनके पूरे परिवार की रक्षा कर सकती है।
स्टेफनी फिर भी पूरा यकीन नहीं करती तो आइरिस कहती है कि पीछे हटो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है, कंपास गिरता है, फायर एक्सटिंग्विशर टकराता है और उसी की धार आइरिस के चेहरे से होते हुए सीधे मुंह में घुस जाती है। आइरिस वहीं मर जाती है। अब स्टेफनी को मानना ही होता है कि वो जो कुछ भी देख रही थी सब सच था। घर वाले उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। स्टेफनी अपने पिता और अंकल से कहती है कि आइरिस ने चेतावनी दी थी कि मौत अब सबके पीछे आएगी, लेकिन वो उसकी बातों को भी पागलपन समझकर टाल देते हैं। तभी उसकी माँ डार्लिन भी पहुंच जाती है, जो अभी भी अपनी माँ आइरिस से नाराज है। स्टेफनी उनसे दूर हट जाती है। घर लौटकर वो आइरिस की दी हुई किताब पढ़ना शुरू करती है। उधर बाकी परिवार हार्वर्ड के घर बारबेक्यू कर रहा है, खाते हंसते बिल्कुल बेखबर कि मौत उनके आसपास खड़ी है। बॉबी गलती से एक ग्लास तोड़ देता है पर उसे पता नहीं चलता कि कांच का एक टुकड़ा बर्फ के टुकड़ों के साथ मिक्स हो गया है। एरिक अपना ड्रिंक गैस टैंक के पास रख देता है। ये दोनों चीजें मिलकर मौत के नए हथियार बनने वाली थी। सब एक साथ बैठकर खाने पीने लगते हैं। किसी के ग्लास में वो कांच का टुकड़ा भी मिल चुका होता है। हार्वर्ड टोस्ट उठाकर कहता है कि आइरिस की मौत ने हमें याद दिलाया है कि जिंदगी का हर पल जीना चाहिए। सब गिलास टकराकर एक घूंट लेते हैं। अचानक जूलिया का गला भर आता है। उसे लगता है कि कुछ गले में अटक गया है और वो दम घुटने से जूझती है। सब घबराकर उसके पास दौड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसने बस गलत तरीके से घूंट लिया था। अंदर कोई कांच नहीं था, वो बच जाती है। अंदर कमरे में स्टेफनी किताब पढ़ रही होती है। उसे उसी कॉइन और बारबेक्यू वाले अध्याय के बारे पता चलता है। उधर बाहर एरिक ग्रिल जलाने की तैयारी कर रहा होता है। बॉबी चार्ली को ट्रैम्पोलिन पे कूदने बुलाता है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता कि ट्रैम्पोलिन के नीचे तेज धार वाला रेक छुपा हुआ है। किताब स्टेफनी के हाथ से फिसल जाती है और उसे एक भयावह एहसास होता है। उसी समय बाहर ग्रिल जलती है। एक फोटो फ्रेम गिरकर टूटता है और कांच का छोटा टुकड़ा फर्श पर लुढ़कता हुआ किसी के गिलास तक पहुंच जाता है। हॉवर्ड एक घूंट लेता है, कुछ नहीं होता। कैमरा डार्लिन के गिलास की तरफ कट करता है। क्या कांच उसी में है? उधर स्टेफनी को शक हो जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो हॉवर्ड के घर की तरफ दौड़ पड़ती है और रास्ते में चार्ली को कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। ट्रैम्पोलिन की सिलाई कमज़ोर हो चुकी होती है। रास्ते में स्टेफनी को डेंजर अहेड का बोर्ड दिखता है, जैसे खुद मौत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। कांच का टुकड़ा आखिरकार उसके पिता मार्टी के गिलास में दिखाया जाता है, लेकिन वो भी बस हल्का घूंट लेकर गिलास रख देता है। हॉवर्ड ट्रैम्पोलिन पर चढ़ जाता है। कपड़े तने हुए लगते हैं, लेकिन नीचे से वे कभी भी फट सकते हैं। सौभाग्य से डार्लिन नीचे छिपे हुए रेक को देख लेती है और चिल्लाकर उसे वहां से हटाकर शेड में रख देती है। लेकिन तुरंत बाद ब्रेंडा गलती से एक बोतल गिरा देती है, जो पास रखी मशीन के स्विच पर लगती है। नीचे की पाइपें जोर जोर से हिलने लगती हैं। वही रेक, जिसे अभी अभी शेड में रखा गया था, स्लाइड होकर मशीन के पास वापस आने लगता है। स्टेफनी जब घर पहुंचती है, मौत अपना अगला सीन शुरू करने के लिए तैयार होती है। हॉवर्ड आगे बढ़कर स्टेफनी को मिलने आता है। उसी समय बॉबी का पांव ट्रैम्पोलिन में फंस जाता है। जूलिया मुड़कर देखती है, उसके हाथ से गिलास गिरता है और कांच का टुकड़ा घास पर आ गिरता है। हॉवर्ड उसी पर पैर रख देता है, दर्द से लड़खड़ाता है। रेक घसक कर चलती मशीन पर जा गिरता है। हॉवर्ड का संतुलन बिगड़ता है और वह सीधे चलती लॉन मोवर के सामने गिर जाता है। अगला पल उसकी मौत का होता है। परिवार एक और अंतिम संस्कार में शामिल होता है। स्टेफनी घर लौटकर किताब में और नोट्स तलाशती है। उसमें लिखा मिलता है, जेबी को एक ऐसा व्यक्ति मिला था जो बच गया था। वो पैटर्न समझना शुरू करती है। आइरिस और पॉल के बच्चे थे हॉवर्ड और डार्लिन। हॉवर्ड के बच्चे एरिक, जूलिया, बॉबी। डार्लिन के बच्चे स्टेफनी और चार्ली। यानी ये सब एक ही खून से जुड़े हैं और मौत की लिस्ट में शामिल हैं। वो ये पैटर्न सबको समझाती है। कहती है कि ये लिस्ट उसी रेस्टोरेंट वाली डेथ लिस्ट से जुड़ी है। जिस क्रम में उस रात लोग मरने वाले थे, उसी क्रम में अब मौत उन्हें ढूंढ रही है। सैकड़ों लोग उस रात मरने थे, लेकिन आइरिस ने उन्हें बचा लिया, इसलिए मौत अब उन्हें एक एक करके वापस क्लेम कर रही है। मौत का अपना एक ऑर्डर होता है। पहले हॉवर्ड की फैमिली, फिर स्टेफनी की। मार्टी और ब्रेंडा खून से जुड़े नहीं, तो वो शायद इस लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब सबसे ज्यादा खतरा अब हॉवर्ड का बड़ा बेटा एरिक है। लेकिन परिवार में कोई स्टेफनी की बातों पर विश्वास नहीं करता। सब उसे पागल, बदकिस्मत या श्रापित समझकर उठकर चले जाते हैं। एरिक अपने काम पर पहुंचता है। वहां एक घूमता हुआ पंखा पास लटकी चेन से टकराता है और चेन उसके नोज रिंग में फंस जाती है। बगल में डिसइंफेक्टेंट जमीन पर फैलने लगता है। पंखा घूमता रहता है, धीरे धीरे चेन को कसते हुए एरिक को ऊपर की तरफ खींचता जाता है। वो नोज रिंग निकाल नहीं पाता, पंजों के बल खड़े होकर खुद को संभालने की कोशिश करता है।
वो एक लैंप से टकराता है। लैंप गिरकर ज्वलनशील द्रव को आग लगा देता है। हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। कांच टूटता है, आग तेजी से फैलने लगती है। आखिरी सेकंड में एरिक किसी तरह चेन निकाल देता है, लेकिन गिरते समय वो और डिसइंफेक्टेंट गिरा देता है। कुछ पलों बाद पूरी शॉप में धमाका हो जाता है। उधर स्टेफनी को सारी रात एरिक से कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो चार्ली को लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में वे खुद एक हादसे से बाल बाल बचते हैं। उन्हें बाद में पता चलता है कि एरिक ने अपनी जलती हुई लेदर की जैकेट उतारकर वहां से जान बचा ली थी। ये सब देखकर स्टेफनी को पूरा यकीन हो जाता है कि मौत सच में उनका पीछा कर रही है, लेकिन एरिक अभी भी इसे मजाक समझता है। स्टेफनी तय करती है कि वो एरिक के साथ ही रहेगी ताकि उसे बचा सके। वो आयरिस के नोट्स के नियमों का पालन करते हुए आसपास होने वाली हर छोटी सी छोटी कड़ी पर नजर रखने लगती है। जैसे एक पेड़ की शाखा से ट्री ट्रिमर गिरने वाला होता है, जो अगर फुटबॉल को लगता तो गेंद उछलकर एरिक के सिर पर लग सकती थी। इसी बीच उनकी मुलाकात जूलिया से होती है, जो जॉगिंग कर रही होती है। एक कूड़ा उठाने वाला ट्रक गुजरता है। स्टेफनी तुरंत एरिक को उससे दूर रहने को कहती है, लेकिन एरिक जिद में ट्रक के पास जाकर मस्ती करने लगता है। जूलिया हेडफोन लगाकर उनकी बातों को अनदेखा करके आगे दौड़ने लगती है। कुछ ही पलों बाद अचानक जूलिया फिसलकर ट्रक के पीछे वाले हिस्से में जा गिरती है। वो लोग चिल्लाते हुए पीछे दौड़ते हैं, लेकिन ड्राइवर के कानों में हेडफोन होता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। स्टेफनी ट्रक पर चढ़कर जूलिया का हाथ पकड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जूलिया कचरा दबाने वाली मशीन में कुचल जाती है। यहीं से बाकी परिवार को आखिरकार विश्वास होने लगता है कि मौत सच में उनका पीछा कर रही है। तब ब्रेंडा एक बड़ा सच उजागर करती है कि एरिक असल में हॉवर्ड का सगा बेटा नहीं था, वो उसके अफेयर से पैदा हुआ था। शायद यही वजह है कि वो बार बार बच जा रहा है। इसका मतलब अब सबसे ज्यादा खतरा हॉवर्ड के छोटे बेटे बॉबी पर है। स्टेफनी को आयरिस के नोट्स में लिखे एक नाम की याद आती है, विलियम, और संयोग से डार्लिन उसे जानती है। वो अस्पताल में उसे ढूंढने जाते हैं। पता चलता है कि विलियम वही लड़का है जिसे कभी आयरिस ने स्काईव्यू हादसे वाली रात बचाया था। विलियम उन्हें समझाता है कि मौत को मात देने के 2 ही रास्ते हैं, या तो किसी और की जगह खुद को मौत के लिए ऑफर करो, या खुद मरकर वापस लौटो। वो बताता है कि अब वो आयरिस की तरह बीमार है और उसका वक्त भी कम बचा है। वो चेतावनी देता है, अगर तुम लोग मौत के प्लान में ज्यादा छेड़छाड़ करोगे और बीच में फेल हुए तो नतीजा और भी भयानक हो सकता है। बेहतर यही है कि जितना समय मिला है उसे प्यार से जी लो। हॉवर्ड को लगता है कि अगर बॉबी को बचाना है तो मरकर वापस आने वाला ऑप्शन सबसे आसान है। वो सुझाता है कि बॉबी कुछ मूंगफली खा ले, उसे एलर्जी है तो डॉक्टर उसे मौत के करीब से वापस ला सकते हैं। वे वेंडिंग मशीन से मूंगफली का पैकेट लेते हैं, लेकिन वो बीच में अटक जाता है। गुस्से में एरिक कांच तोड़कर पैकेट निकालता है। इसके बाद वे पास वाले कमरे में जाते हैं, लेकिन गलती से एमआरआई मशीन ऑन हो जाती है। तेज मैग्नेटिक फोर्स आसपास के हर धातु को खींचने लगता है। एरिक के पियर्सिंग वाले हिस्से एमआरआई की तरफ खींचने लगते हैं। पीछे रखा व्हीलचेयर भी जोर से मशीन की तरफ उड़ता है और एरिक को उससे दबा देता है। बॉबी, जिसने मूंगफली खाली होती है, खुद सांस लेने के लिए जूझ रहा होता है और मदद नहीं कर पाता। वो एरिक के हाथ से एपीपेन लेने की कोशिश करता है। इसी समय एक डॉक्टर शोर सुनकर अंदर आता है और दरवाजा खोलता है। तभी वेंडिंग मशीन से निकला ढीला स्प्रिंग तेजी से उड़कर सीधे बॉबी के सिर में घुस जाता है। बॉबी वहीं मर जाता है। स्टेफनी, डार्लिन और चार्ली एक दूसरे को पकड़कर खड़े रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब वो मौत को रोक नहीं सकते। वो आयरिस के रास्ते पर चलने का आखिरी फैसला लेते हैं। चाहे जो हो, सच का सामना करेंगे। तीनों पहाड़ों की ओर ड्राइव करके आयरिस के पुराने कैबिन तक पहुंचते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उनकी नोटबुक से एक सिक्का गिर चुका है, जिसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत उठाती है। पहाड़ी कैबिन के आसपास का माहौल ऐसा लगता है जैसे मौत पहले से ही उनका इंतजार कर रही हो। स्टेफनी तेजी से कार को कैबिन की तरफ मोड़ती है। प्लान ये कि वो खुद भी मरकर वापस आएगी। रास्ते में कार टकराती है। सीट बेल्ट की बकल स्टेफनी को फंसा देती है। अब मौत की निगाह डार्लिन पर टिक चुकी थी। जैसे ही वो कैबिन तक सही सलामत पहुंच जाएगी, शायद बाकी बच जाएंगे। लेकिन ऊपर छत पर शॉर्ट सर्किट हुआ तार चिंगारियां बरसा रहा था। किसी को दिखाई नहीं देता। डार्लिन जैसे ही कैबिन के दरवाजे तक पहुंचती है, जबरदस्त धमाका होता है। कार में विस्फोट होता है। स्टेफनी का शरीर उड़कर पास वाले तालाब में गिरता है। चार्ली लकड़ी के तख्तों के नीचे फंस जाता है। घायल डार्लिन रेंगते हुए उसके पास जाती है और उसे आजाद करती है। कहती है, जल्दी जाओ, स्टेफनी को बचाओ। ठीक उसी वक्त ऊपर से गिरता हुआ लाइट पोल सीधे उस पर गिरता है और डार्लिन वहीं मारी जाती है। चार्ली पानी में कूदकर स्टेफनी को बाहर निकालता है। वो बेहोश होती है। वो उसे सीपीआर देता है और आखिरी सेकंड में उसकी सांसें वापस आ जाती हैं।
दोनों गले मिलकर हंसने रोने लगते हैं। इन्हें लगता है कि यही वो मरकर वापस लौटने वाला तरीका था जो विलियम ने बताया था। लेकिन जब चार्ली उसे डार्लिन की मौत के बारे में बताता है तो स्टेफनी टूटकर रो पड़ती है। अब आइरिस की नस्ल से बस वही और चार्ली ही बचे हैं। एक हफ्ते बाद चार्ली और स्टेफनी चार्ली के गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं। कपड़े ठीक करते हुए स्टेफनी को गुलाब के कांटे से उंगली चुभ जाती है। अचानक उसे अपना पुराना सपना याद आता है। उसी तरह आइरिस की उंगली भी कांटे से चुभी थी। फिर एक बूढ़ी औरत ने सिक्का गिराया था जो लुढ़कता हुआ ट्रेन ट्रैक में फंस गया था और एक तेज रफ्तार ट्रेन उसकी तरफ आ रही थी। चार्ली की गर्लफ्रेंड के पिता डॉक्टर होते हैं। जब वे सुनते हैं कि चार्ली ने कैसे स्टेफनी की जान बचाई तो वो कैजुअली समझाते हैं वो असल में मरी ही नहीं थी। अगर सिर्फ बेहोश हो और कोई तुम्हारी सांसें वापस ला दे जबकि दिल कभी रुका ही ना हो तो टेक्निकली तुम मरे ही नहीं थे। ये बातें सुनकर स्टेफनी और चार्ली दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसका मतलब मरकर लौटना अभी पूरा नहीं हुआ। स्टेफनी बाहर लाल रंग की कार देखती है, बिल्कुल सपने जैसी। चार्ली की गर्लफ्रेंड वही कपड़े पहने हुए थी जो सपने में आइरिस ने पहने थे। उसके भीतर का डर और गहरा हो जाता है। तभी ट्रेन पटरी से उतरती है। भयानक धमाका होता है। ट्रेन धड़धड़ाते हुए सीधे उनकी तरफ बढ़ती है। स्टेफनी ठोकर खाकर गिर जाती है। चार्ली उसे पकड़कर ऊपर खींचता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों बाल बाल बच गए। लेकिन मौत की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।